प्रजापति युवा चेतना मंडल विधासर के महामंत्री रामोतार जी मारोटिया के पुत्र नितेश प्रजापति, जिन्होंने और उनकी पुत्री कौशल्या प्रजापति ने बहुत ही शानदार गायन प्रस्तुति दी। विधासर के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल चमकता विधासर चैनल के एंकर है नितेश मारोटिया। आपको बता दें, विधासर के सबसे छोटी उम्र के न्यूज एंकर हैं नितेश मारोटिया। उनकी ओर से निवेदन है कि सभी समाज बंधु इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना प्यार इसी प्रकार नितेश प्रजापति और उसके चैनल चमकता विधासर को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली घड़ी में बुलाना चाहूंगा मैं कक्षा 12 की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए बुलाना चाहूंगा सोनम प्रजापति पुत्र श्री खेमाराम जी प्रजापति। इन्होंने 12th साइंस में 94.60 अंक प्राप्त किए हैं। सोनम प्रजापति इयारा के निवासी हैं। इयारा निवासी सोनू प्रजापति पुत्री श्री खेमाराम प्रजापति यहाँ उपस्थित हैं, तो मंच में पधारें। आगे मैं बुलाना चाहूंगा सचिन सियोटा पुत्र श्री बाबूलाल जी सियोटा। इन्होंने 12th साइंस में 94% अंक प्राप्त किए हैं। सचिन कातर के निवासी हैं। कातर निवासी सचिन सियोटा अगर उपस्थित हैं तो मंच पे बधाएं। आगे मैं बुलाना चाहूंगा अर्चना प्रजापति पुत्र श्री जसकरण जी प्रजापति। अर्चना प्रजापति पुत्र श्री जसकरण जी प्रजापति कातर निवासी। इन्होंने 12th साइंस में 92.40 अंक प्राप्त किए हैं। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विजय कुमार जी नरानिया, ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल, नंदलाल जी कामिया और रामकांत से निवेदन की प्रतिभाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें। अर्चना प्रजापति अपने पिताजी के साथ आई हैं। उनसे उनके पिताजी को निवेदन कि वो मंच पे आए और इनको माला पहनाकर स्वागत करें। आगे बुलाना चाहूंगा जसोदा कुमार पुत्र श्री नानोराम जी कातर निवासी। इन्होंने 12th साइंस में 91.80 अंक प्राप्त किए हैं। जसोदा के साथ जसोदा के भाई आए हैं सचिन सियोटा पुत्र श्री बाबूलाल जी। जसोदा पुत्र श्री नानोराम प्रजापति 12th साइंस 91.80 कातर निवासी। आगे बुलाना चाहूंगा परमेश्वरी आगे तैयार हैं परमेश्वरी पुत्री श्री प्रहलाद जी 12th आर्ट। इन्होंने किया है 90.60 अंक प्राप्त किए हैं। निवासी ढाणी दौरान। आगे तैयार रहे विक्रम प्रजापति पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रजापति। इन्होंने 12th साइंस में
90% अंक प्राप्त किए हैं निवासी दड़ीवा। विक्रम के भाई यहाँ उपस्थित हैं, मंच पे उतारे। आगे तैयार हैं राकेश प्रजापत पुत्र श्री नौतनमल जी लडोड़ा। 12th आर्ट इन्होंने 88.60 अंक प्राप्त किए हैं निवासी ढाणी कुमारा। आगे तैयार हैं हरचंद प्रजापत पुत्र श्री बाबूलाल प्रजापत। इन्होंने 12th साइंस में 81.40 अंक प्राप्त किए हैं निवासी ओडवाला। आगे तैयार हैं मोनिका प्रजापत पुत्री श्री भागीरथ जी प्रजापत। इन्होंने 12th आर्ट में 88% प्राप्त किए हैं निवासी कातर चौटी। आगे तैयार हैं महालक्ष्मी पुत्री श्री चरणमल जी प्रजापत। 12th आर्ट इन्होंने 87.80 अंक प्राप्त किए हैं निवासी ढाणी कुमारा। मोनिका के बाद महालक्ष्मी। आगे तैयार हैं मनोज कुमार गोबरिया पुत्र श्री नानूराम गोबरिया। 12th आर्ट इन्होंने 87.80 अंक प्राप्त किए हैं निवासी ढाणी कुमारा। आगे तैयार हैं पीके प्रजापत पुत्र श्री समरमल जी प्रजापत। 12th आर्ट इन्होंने 87.60 अंक प्राप्त किए हैं पीके प्रजापत। आगे तैयार हैं सावित्री प्रजापत पुत्र श्री मेघाराम जी प्रजापत। इन्होंने 12th आर्ट में 87% अंक प्राप्त किए हैं निवासी कादर छोटी। आगे तैयार हैं खुशी प्रजापत पुत्र श्री गिरधरलाल जी प्रजापत। 12th आर्ट इन्होंने 86.80 अंक प्राप्त किए हैं निवासी दड़ीवा। आगे तैयार हैं मुकेश प्रजापत पुत्र श्री मनोज कुमार प्रजापत। 12th आर्ट इन्होंने 85% अंक प्राप्त किए हैं निवासी पारेवड़ा। आगे तैयार हैं कन्यालाल प्रजापत पुत्र श्री झुमरमल जी प्रजापत। 12th साइंस इन्होंने 85% अंक प्राप्त किए हैं निवासी विदासर। कन्यालाल प्रजापत। कन्यालाल के पिताजी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन की हुआ मंच पे पधारें। आगे तैयार हैं देवकन्या प्रजापत पुत्र श्री कुंदनमल जी प्रजापत। इन्होंने 12th आर्ट में 84.80 अंक प्राप्त किए हैं निवासी दड़ीवा। आगे तैयार हैं मुकेश पुत्र श्री किशनलाल जी। 12th साइंस इन्होंने 84.80 अंक प्राप्त किए हैं मुकेश पुत्र श्री किशनलाल। आगे तैयार हैं देविया किरोड़ीवाल पुत्र श्री कैलासन जी। इन्होंने 12th आर्ट में 84.40। इन्होंने 12th आर्ट में 84.40 अंक प्राप्त किए हैं। दिव्या के पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं, मंच पे बता रहे हैं, उनको भी माला पहनाकर स्वागत करें। आगे तैयार हैं रामोतार पुत्र श्री
खुमाराम जी 12th साइंस, इन्होंने 84.20 अंक प्राप्त किए हैं। आगे तैयार हैं संजू पुत्री श्री शोभाराम जी, इन्होंने 12th आर्ट में 84% अंक प्राप्त किए हैं, निवासी ढाणी धौरा। आगे तैयार हैं रामकन्या पुत्री श्री गोपालाराम जी, इन्होंने 12th आर्ट में 83.60 अंक प्राप्त किए हैं, रामकन्या निवासी दड़ीवा। आगे तैयार हैं पिंटू पिताजी का नाम संपतमल जी प्रजापत, 12th आर्ट, इन्होंने 83.60 अंक प्राप्त किए हैं, निवासी नाइयों की ढाणी। इनके पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी बता रहे हैं। प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह में इनका भी बहुत सहयोग रहा, इनको भी माला पहनाकर स्वागत करें। और प्रजापति युवा चेतना मंडल आपसे यही आशा करते हैं भविष्य में भी आप इसी प्रकार सहयोग देते रहें। अतिथियों से निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अतिथियों के भाषण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विजय कुमार जी नरानिया। आगे मंच पे आए और समय का विशेष ध्यान रखते हुए प्रतिभाओं को मोटिवेशनल 2 शब्द कहें। समझा कि यहाँ पर मुझे सम्मान के लिए भी बुलाया और आए हुए सभी प्रतिभावान और अभिभावक सभी को नमस्कार। देखो इसमें मुझे थोड़ा बोलना कम आता है क्योंकि मैं जिस फील्ड से हूँ उसमें इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ और उसमें मेरी सॉफ्ट स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ शब्दों में हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं अपने अनुभवों से कुछ कहना चाहता हूँ, जो बच्चे हैं उनके लिए भी और जो पेरेंट्स हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनसे मैं 3 चीजें शेयर करना चाहूँगा जो मैंने फेस की है। एक होता है समय, एक होता है पैसा और एक होता है सफलता। सफलता को आप असफलता और सफलता दोनों देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे समय के बारे में। मैं थोड़ी बातें करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़े सब्जेक्ट है, इन पे लंबा इतना समय नहीं होता। तो मैं समय के लिए कहना चाहूँगा कि जो आपकी एज है 22-23 साल की उम्र तक, इस समय के दौरान आप जितना इसको सीखने में बिताओगे उतना ज़्यादा ही आपको आने वाले जो 28, 30, 35, 45 साल जो भी है 60 साल वो आपके और अच्छे हो जाएंगे। अब इसको इन्वेस्ट कैसे करें? जैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वैसे ही टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। आप अपने इस 24 घंटे को किस तरह से इन्वेस्ट करते हो? जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी स्कूल में हो, किसी भी परिवेश में हो, तो उसको खुद को चूज करना है कि अपन को इस समय को क्या करना है, अपन इस समय का क्या इस्तेमाल करना है। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपके पास में अभी समय ही है और बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद में बात आती है पैसे की। तो पैसे की सिंपल प्रिंसिपल है, मतलब एक
सिद्धांत होता है पैसे का कि आप उसको जैसा मैनेज करना चाहो उस हिसाब से वो मैनेज होगा। यदि किसी को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर जो जितने भी बैठे हैं सबको पता है कि मैं इस बात पे बोलूंगा तो अधिकतर ये कहेंगे इसको पता ही नहीं होगा। मुझे सच में इस बारे में भगवान की कृपा है मेरे पे कि मैं मेरे पिताजी जो श्री चंपालाल जी धराड़िया उनके घर में मैं पैदा हुआ, ये मेरा सबसे बड़ा लक है। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पैसे को मितव्ययिता से इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल यदि करते हैं तो उससे क्या है कि आप चाहे जितना लंबा खेल सकते हो। अब खेलने का मतलब ये है कि अब यदि आप अभी 10th में हो या 6th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, तो ये मान के चलो कि आपको आने वाले 6 साल 7 साल 8 साल तक स्ट्रगल करना होगा। स्ट्रगल यदि आप स्टूडेंट लाइफ गवर्नमेंट जॉब करना चाहोगे तो भी आपको स्ट्रगल करना है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने पहला अटेम्प्ट किया और उसमें आप सफल हो गए। हो सकता है आपको 2 बार करना पड़े, 4 बार करना पड़े, हो सकता है आपको 10 बार अटेम्प्ट करना पड़े, तब जाके आप सफल हो। तो उसके लिए पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो इसके लिए यही है कि आपके पास जो मनी है उसका आप यदि पूरा एकदम मितव्ययिता से इस्तेमाल करते हो तो उसको आप लंबे समय तक खेल सकते हो। बच्चा यदि अपने खर्चे सीमित रखता है ना तो माता पिता उसको खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन जब बच्चा एक बर्डन बन जाता है तो उसके बाद माता पिता ये कहते हैं कि चल छोड़ ना यार, तू कहीं और चला जा, कुछ और कर ले, कुछ और ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि लंबा खेलना है तो आपको समय और पैसे को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद में मैं अगली बात करना चाहूँगा सफलता और असफलता की। तो इसकी परिभाषा एक अलग स्तर पे है। कोई जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि मछली और बंदर को, उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश में, उसका कुछ हिंदी का ऐसा है कि मछली और बंदर को आप पेड़ पे चढ़ने के कंपटीशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हर स्टूडेंट, हर बच्चे का अपना एक कैलिबर, अपना एक अलग ही तरीका होता है, उसके अंदर अलग ही टैलेंट होता है। हर बच्चा कैलकुलेशन में तेज नहीं हो सकता, हर बच्चा हिस्ट्री में तेज नहीं हो सकता, हर बच्चा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। अभी जैसे यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, इसमें मैं एक बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि जिस समय मैं 2002, 3, 4, 5 जिस समय में पढ़ता था उस समय ज़्यादातर सम्मान समारोह में जो सम्मानित होते थे वो सब पढ़ाई के मामले में होते थे कि इन्होंने इतने गेन किया, इन्होंने इतना गेन किया। लेकिन अभी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग स्तर पर रहा कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई के अलावा भी इतने फील्ड हैं, डिजिटल की दुनिया है या खेल कूद है या दूसरे फील्ड है, उनमें भी आगे अपना कैलिबर जो भी उनका है उस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उसको कंटिन्यू करने का सिंपल सा प्रिंसिपल वही है कि आप समय और पैसे को मैनेज कैसे करते हो। एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम का आपने सबने नाम सुना होगा। तो जब उन्होंने SLV-3 का एक्सपेरिमेंट कर लिया था, SLV-3 एक सैटेलाइट वगैरह है, वो एक अलग, मतलब उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा माइलस्टोन अपने जीवन में अचीव किया था। प्रधानमंत्री ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। तो उन्होंने सतीश धवन, जो आपने उनका भी नाम सुना हो, डॉक्टर विक्रम साराभाई या सतीश धवन, तो सतीश धवन से उन्होंने ये कहा कि मेरे पास में तो कपड़े भी अच्छे नहीं है ना, मेरे पास जूते हैं, मैं कैसे जाके मिलूँ उनसे। तो उस समय सतीश धवन ने उनको ये कहा कि तुमने जो काम किया ना उसके आगे कपड़े वगैरह कोई मायने नहीं रखते। तो आप अपने जो अपीयरेंस है ना कि मैं ब्रांडेड पहन के ही सफल दिख सकता हूँ या फिर मेरे पास में इतना ये लग्जरी चीजें होनी चाहिए या मेरी लाइफ में ये कुछ होना चाहिए, तो इससे आप, हाँ मैं मानता हूँ सुविधाएं होनी चाहिए, जीवन में सुविधाओं का एक बेनिफिट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी आपके पास में सोर्सेज है, संसाधन है, उनका सदुपयोग करें। बात अब आती है सफलता के बारे में कि अपन सफल होके क्या करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे आदमी ने मेहनत करके वो एवरेस्ट चढ़ गया, लेकिन अब वो एवरेस्ट पे चढ़ के करेगा क्या? तो ये आप अपना कोई भी गोल डिसाइड करो, कुछ भी जीवन में हासिल करना है, आपके पास में वो आ गया तो उसका करोगे क्या?
ये भी आप एक्सप्लोर करके रखो पहले से, और वो नहीं आया तो आप क्या करोगे उसके बारे में भी सोच के रखो, क्योंकि हर पल क्या होने वाला है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या होगा। मैं अपने जीवन से एक आपको अनुभव बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत समय हो रहा है। मैं जब छोटा था 10th 12th में, तो मैं रिसर्चर बनना चाहता था, साइंटिस्ट टाइप की जॉब होती है वो। तो उसके लिए मैंने इंजीनियरिंग को एक साल वहाँ गया, मैं इंजीनियरिंग की, उसके बाद में मैंने उस हिसाब से फर्दर स्टडीज़ के लिए मैंने कंपटीशन फाइट किए। मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं इंटरव्यू में क्वालिफाई हुआ, नहीं जा पाया आगे। मेरा मतलब इस ड्रीम था कि मैं फॉरेन जाके पढ़ूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। उसके बाद मैंने सोचा अपने देश में रह के रिसर्च कर सकता हूँ। मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और एक दूसरे संस्थाएं हैं उनके मैंने रिटर्न क्वालिफाई किए, इंटरव्यू डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद में मेरा ये था कि चलो ये नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई करते हैं, देश के जो PSU जो उनमें जो ट्राई करते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड बहुत बड़ा है, आप इसमें टीचर से लेके और जो MD डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो देश की पॉलिसीज बनाते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हो, ये बहुत बड़ा एक फील्ड है। तो उसके बाद में मैंने सेंट्रल PSUs की तैयारी की, इंटरव्यूज दिए, एग्जाम दिए, डिस्क्वालीफाई। इसके बाद में स्टेट सर्विसेज में 2013 में पास आउट हुआ। 15 में मैं RVNL जो राजस्थान सरकार का एक विद्युत उत्पादन जो कंपनी है उसमें मैं जूनियर इंजीनियर मैंने ज्वाइन कर लिया। जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करने के लिए अब कई बार ये होता है कि दिमाग में ये रहता है कि तू बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा, राज तो जयन बना हुआ है। तो इस समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि पैसा, क्योंकि एक एज के बाद में पेरेंट्स आपको सपोर्ट फाइनेंशियली यदि आपको वो सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो वो उनके लिए वो ऐसा नहीं कि माता पिता के लिए बर्डन है, लेकिन ये एक अलग स्तर पे है जो बच्चों को सोचना चाहिए कि आज अपन अपने पेरेंट्स को ये कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, माता पिता उस चीज़ को पूरा करने के लिए हर कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट जो अपनी लाइफ में जब तक अपने पास में फाइनेंशियल स्टेटस नहीं आता है, उससे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए। उसके पास ये है तो मुझे ये चाहिए, इस लाइन को मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद में ये 15 के बाद में मैंने कंटिन्यू जयन की जो जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी वो मैंने कंटिन्यू रखी। उसके बाद में मैं 18 और अभी 22 में मैं RPSC के थ्रू PhD जो जलदाय विभाग है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ। तो कंपटीशन फाइट करना, उसके लिए आपको बैकअप चाहिए, समय चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए आप कुछ भी टारगेट लेके चलते हो जीवन में, जैसे आपको IAS बनना है तो IAS कलेक्टर बनना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और आप होते हैं ऐसी बात नहीं, दुनिया में ऐसे लोग नहीं है। लेकिन 1000 IAS बनते हैं ना, तो उसमें मैक्सिमम कोई एक बंदा मिलेगा जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया, बाकी उनको समय लगता है। तो समय लगेगा तो उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा। तो इसीलिए यदि आप एक छोटी नौकरी जिसको छोटी समझते हो, होता जनरली ये जो IAS की तैयारी करते हो वो कहता है कि क्या मैं UDC बनूँ, क्या मैं क्लर्क बनूँ, क्या मैं ये करूँ। आप इस तरह से अपने फील्ड को यदि आपको टारगेट बढ़ा है तो आपको स्टेप में चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप सीधे पहली सलाम में छत पे पहुंच जाओगे, स्टेप्स के साथ बढ़ो। और उसमें जो स्टूडेंट है मैं उनको वापस यही कहता हूँ कि आपके पास में जो समय और पैसा है उसको मैनेज करना सीख लो। उसके बाद में एक सबसे बड़ी समस्या आती है सफल होने के बाद करें क्या। तो उसके बाद में सीखने का जो प्रोसेस है वो बंद करो। आगे से आगे जो भी है, नया फील्ड है, कुछ भी है अपने फील्ड में, दूसरा कुछ भी, उसको अंगेज, अपने खुद को अंगेज नहीं रखोगे ना तो ये दिमाग में उल्टा चलेगा। उल्टा का मतलब है जैसे आप अपने आस पड़ोस में देखते हो कि अखबारों में पढ़ते होंगे कि बहुत बड़ी अच्छी नौकरी थी और आज उसका कुछ उल्टा ही चल रहा है सब कुछ, तो वो खाली दिमाग में उल्टा चलता है। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आप सफल और असफल होने के केस में कैसे हैंडल करोगे उसको। आपके पास जो समय और पैसा, जो रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना आपको खुद को सीखना है। आप गाइड ले, आप जो सीनियर है उनसे गाइडेंस लो, जो आपके जो पास आउट हो चुके हैं, परिवार में बड़े हैं, उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपके साथ कोई समस्या आ रही है तो उनसे गाइड लो आप। ऐसा नहीं है मैं सब कुछ जानता हूँ। जिस दिन आपके दिमाग में ये विचार आ गया ना कि मुझे तो सब कुछ आता है, उस दिन समझ लेना खत्म है जीवन। उसके बाद में सीखना बंद, उसके बाद में जीवन खत्म। आप जी रहे हो, बस चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप एक बंद दरवाजे की तरह जिसमें कुछ नहीं होगा।
डेवलपमेंट जीरो हो गया उसका। और अब मैं एक पेरेंट्स से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन एज है, ये जो एज है, इसमें हर 2 साल के बच्चे के लिए भी वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो 30 साल के आदमी के लिए या औरत के लिए अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन एज का ये डिसएडवांटेज है जिसमें हर इंफॉर्मेशन, हर जानकारी, सब कुछ अवेलेबल है बिना किसी एज ग्रुप के। पहले ये होता था कि हर बच्चे का एक अपना सर्कल होता था, उसी सर्कल के हिसाब से, जैसे क्लासेस होती है ना, इस क्लास में इस उम्र के बच्चे, इस क्लास में इस बच्चे, तो उसमें जो आदमी सीखता है, बच्चा सीखता है, उसका एक अलग स्तर होता है। अब जो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास में है, सेकेंड में है, वो कॉलेज स्तर की नॉलेज को भी पढ़ सकता है। तो इस समय में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों को क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, नहीं लेनी है, इसका गाइडेंस पेरेंट्स ही करें। ये सोचे कि हमारा बच्चा तो छोटा है, इसको कुछ नहीं आता होगा, या इसको क्या पता होगा, या ये है, या इससे थोड़ा सा अलग हटे और जो सिचुएशन है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन, उसके अनुसार अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कहता पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको एक लाइन में नहीं कह सकता, लेकिन इंफॉर्मेशन एज के हिसाब से उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और सफलता और असफलता के केस में एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि हो सकता है इससे कई लोग असहमत होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में यदि नशा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का नशा कर रहे हो, चाहे गुटखा हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे दारू हो, अपने स्तर पे कोई गांजा पीता को कुछ कर रहे हैं, नशे के यदि साथ जीवन जी रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो जीवन एकदम जैसे डंप यार्ड होता है ना, उस डंप यार्ड मतलब जो कचरा जहाँ पड़ा रहता है, उस तरह का जीवन है। यदि आप बच्चे हो अभी, जैसे स्टूडेंट लाइफ में यदि आपने इस चीज़ को समझ लिया और उस हिसाब से जीना शुरू कर लिया, तो आपको आगे फील होगा कि असली जीवन तो ये है। मतलब नशे की लत को पकड़ के जीना कोई मतलब नहीं है उस जीवन का। आपके पास में हो सकता है भगवान की कृपा हो, भविष्य में जब आप 25 साल 30 साल के हो, करोड़ों रुपए हो आपके पास में, लेकिन यदि लत है नशे की, तो वो जीवन, उस पैसे का, उसका कोई मीनिंग नहीं है इस जीवन में। और दूसरी चीज ये है कि जो जनरेशन है, इसके बाद अगली जनरेशन आएगी, ये एक प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। एक जनरेशन है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन खुद से पूछो कि हम उस जनरेशन से पहले क्यों आए हैं? मेरा जन्म मेरे बच्चों से पहले क्यों हुआ? ये जस्ट एक इंसिडेंट की तरह मत सोचो। आपने जो गलतियां की, आपने जो सीखा, उसको आगे की जो जनरेशन है उनको बताओ कि हमने ये गलतियां की है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को छुपा के बैठूं और जो मैंने गेन किया उसको मैं बताऊं कि हमने ऐसा कर दिया था, हमने ऐसा कर दिया था। जहाँ गलत हुए थे उनको भी बच्चों के साथ शेयर करो कि बच्चे ऐसा एक डिसीजन लिया था और उसके कारण आज ये भुगत रहे हैं। तो उससे क्या बच्चों का दिमाग खुलता है कि अपन एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को। तो ये चीज़ें थोड़ी अलग स्तर पे चली जाती हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि केवल अपन क्लासरूम से या एजुकेशन से, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको सिंपल सा, कि एक मैं जैसे हूँ, मैंने एग्जाम क्रैक किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब मैं शाम को होते ही दारू की बोतल लेके बैठ जाता हूँ। क्या मतलब है जीवन में? मतलब क्या हुआ कि मैंने इतना बड़ा एग्जाम कुछ भी किया, ये सब कुछ हुआ। तो इस तरह के जीवन जीने के लिए खुद को तैयार करो कि अपने को इस तरह से नहीं जीना, अपने को होश में जीवन जीना है। और ये सब चीज़ें तभी आएगी जब आप मैनेज करना सीख जाओगे। आपके पास में जो रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो समय है, जो भी रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर मैनेज करना सीख जाओगे, उचित सदुपयोग करना सीख जाओगे, तो इन चीज़ों से आप अलग स्तर पे चले जाओगे। सफल होने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि अमुक पद पे हम पहुंच गए। सफल होने का मतलब ये है कि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हो, जिसके अंदर आप एक पैसा एक आवश्यक चीज़ है, ऐसी बात नहीं बगैर पैसे के कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ भी नहीं होता है ये। तो इसीलिए आप इस चीज़ को थोड़ा समझो। स्टूडेंट लाइफ में जितना पढ़ पाओगे आप, जितना सीख पाओगे आप, यही उम्र है सीखने की। उसके बाद में तो बंद होना है सब कुछ। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम देता हूँ क्योंकि सबका समय बहुत कीमती होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से विजय कुमार जी का स्वागत। बहुत ही सारगर्भित भाषण दिया इन्होंने।